जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के 24वें क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल का 23वां क्लास देखा था, जहाँ पे लाइट से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोगों ने द इंड करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग साउंड न्यूमेरिकल की शुरुआत करेंगे और आज का ये सेशन हम लोगों का साउंड न्यूमेरिकल का पहला क्लास होगा, जहाँ पे हम लोग तरंग का वेग क्या होता है, साथ ही साथ आवृत्ति क्या होती है और ध्वनि तरंग का परिसर क्या होता है, इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी को समझेंगे और फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। और हाँ, आप में से बहुत सारे मित्रों का ये शिकायत भी रहता है कि सर साउंड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, पहले हम लोग इन सभी टॉपिक से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी और इम्पोर्टेंट फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाए। आपका जो पहला टॉपिक है वो है तरंग का वेग। ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में स्पीड ऑफ वेव कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर तरंग का वेग, आवृत्ति या फिर ध्वनि तरंग का परिसर, इन सभी को डिस्कस करने से पहले आप ये बताओ कि तरंग क्या होता है। ध्यान में रखिएगा कि तरंग को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में वेव कहते हैं। क्या कहते हैं सर? वेव कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर वेव होता क्या है। मेरे मित्र, वेव को समझने से पहले आपका प्रकाश और ध्वनि के बारे में क्या ख्याल है, जरा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है और ये हमें किसी भी वस्तु को देखने की संवेदना प्रदान करता है। और जब आप ध्वनि की बात करते हो तो क्या कहते हो कि गुरुजी ध्वनि भी ऊर्जा का ही रूप है जो हमको सुनने की संवेदना प्रदान करती है। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों ही एक जगह से दूसरे जगह गमन करते हैं। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश और ध्वनि जब एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो ये किस रूप में जाती है? तो तरंग के रूप में जाती है। और साथ ही आप कहते भी हो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों ही क्या है सर? तरंग है। मेरे मित्र, जब आप ये कह रहे हो कि प्रकाश और ध्वनि दोनों ही ऊर्जा का रूप है और ये एक जगह से दूसरे जगह तरंग के रूप में गमन करती है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरित होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो किसके सहारे जाता है या किस रूप में जाता है? तो आप कहेंगे तरंग के रूप में जाता है। तो आप ये कह सकते हैं बड़े ही आसानी से कि तरंग के द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। और आप चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्या कि तरंग के द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तरंग के द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि तरंग क्या है, वेव क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि तरंग के द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, या ऊर्जा जिसके सहारे एक जगह से दूसरे जगह जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी तरंग कहते हैं या फिर वेव कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखिएगा कि तरंग जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका यांत्रिक तरंग। पहला कौन सा होता है? यांत्रिक तरंग। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अयांत्रिक तरंग। दूसरा कौन सा होता है? अयांत्रिक तरंग। ध्यान में रखेंगे कि इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। और सबसे खास बात आप सभी ध्यान में रखेंगे यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग के बारे में कि यांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है। जबकि अयांत्रिक तरंग को, नॉन मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इवन ये निर्वात में भी आसानी से जा सकता है। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी यांत्रिक तरंग के प्रोपेगेशन के लिए, गमन के लिए किसकी जरूरत होती है? तो सर माध्यम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। जबकि अयांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है, ये निर्वात में भी आसानी से चल सकता है। आप सभी कहेंगे कि सर ये माध्यम क्या होता है, मीडियम क्या होता है?
तो मेरे मित्र आप सभी पढ़ते रहते हैं कि माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो ठोस, द्रव और गैस। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहते हैं सर 3 प्रकार के। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यांत्रिक तरंग जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो किसके सहारे? तो सर किसी न किसी माध्यम के सहारे, और वो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अयांत्रिक तरंग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ये निर्वात में भी आसानी से जा सकता है। आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रकाश जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इसको कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, और प्रकाश तो निर्वात में भी चलता है, इवन प्रकाश की गति निर्वात में ही सबसे ज़्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं बड़े ही आसानी से कि जो आपका प्रकाशीय तरंग है, जो आपका प्रकाशीय तरंग है वो किसका एग्जाम्पल है? तो सर अयांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। साथ ही जो रेडियो तरंग है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी रेडियो तरंग भी जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव का ही एग्जाम्पल है। और फिर जो एक्सरे वगैरह है वो भी क्या है सर? तो सर नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है, यानी कि अयांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि जो ध्वनि है, ध्वनि भी आपका क्या है सर? एक प्रकार की तरंग है। तो ये सर कौन सी तरंग है? तो आप कहेंगे यांत्रिक तरंग है। कौन सी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि ध्वनि एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, जबकि प्रकाश जो है वो एक प्रकार का क्या है? अयांत्रिक तरंग है। मेरे मित्र ध्यान में आप ये भी रखिएगा कि जो आपका यांत्रिक तरंग होता है ये भी होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। आप कहेंगे सर कौन कौन सा? तो आइए उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यांत्रिक तरंग के प्रकार की। ध्यान में रखना है, यांत्रिक तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अनुप्रस्थ तरंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब आप सभी कहेंगे कि सर इस दोनों में अंतर क्या होता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो ये किस रूप में जाएगी? तो सर संपीड़न और विरलन के रूप में जाएगी। जबकि अनुप्रस्थ तरंग जब एक जगह से दूसरी जगह संचरित होगी, यानी कि जाएगी, तो किस रूप में जाएगी? तो शीर्ष और गर्त के रूप में जाएगी। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर ये तो आसान है कि अनुदैर्ध्य तरंग एक जगह से दूसरी जगह संपीड़न और विरलन के रूप में जाएगी और अनुप्रस्थ तरंग शीर्ष और गर्त के रूप में जाएगी, लेकिन ये बताओ कि ये संपीड़न और विरलन क्या होता है और शीर्ष और गर्त क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि आप देख रहे होंगे कि ये क्या है सर? तो सर अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण का एक डायग्राम है। आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? बहुत ज़्यादा घना है, जबकि ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा सा कम घना लग रहा होगा। फिर ये वाला पॉइंट आपको क्या लग रहा है? बहुत ज़्यादा घना है। और ये वाला पॉइंट आपको क्या लग रहा है सर? कम घना है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो आपका घना वाला क्षेत्र है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर इसको हम लोग संपीड़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपीड़न बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन कहते हैं। और ये जो आप बिना घना वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यानी कि कम घना वाला क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग विरलन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में रेयरफैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन कहते हैं। यानी कि जब भी अनुदैर्ध्य तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो जहाँ पे कणों का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा, वो वाला क्षेत्र संपीड़न कहलाएगा। और जहाँ पे कणों का घनत्व क्या होगा सर? कम होगा, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? विरलन कहलाएगा। और जब भी अनुदैर्ध्य तरंग एक जगह से दूसरी जगह संचरित होगी तो सर इसी संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होगी। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आप देख रहे होंगे कि संपीड़न वाले एरिया में क्या है सर? तो सर घना ज़्यादा लग रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जहाँ भी आपका संपीड़न प्रोड्यूस होगा, संपीड़न उत्पन्न होगा, वहाँ पे क्या होगा? तो सर उच्च दाब होगा। क्या होगा? उच्च दाब होगा, यानी कि प्रेशर हाई होगा। और फिर क्या होगा? तो सर उच्च घनत्व होगा। क्या होगा? उच्च घनत्व होगा। तो आप ये कह सकते हैं, और आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब अनुदैर्ध्य तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? आप कहेंगे गुरुजी संपीड़न कहलाता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि उच्च दाब और उच्च घनत्व वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाएगा। जबकि आप सभी विरलन के बारे में क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो जो घनत्व है वो क्या है? कम है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे दाब भी क्या होगा? कम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जहां भी विरलन फॉर्म होगा वहां पे क्या होगा? तो सर निम्न दाब होगा। क्या होगा? निम्न दाब होगा। और घनत्व क्या होगा?
तो सर घनत्व भी कम होगा, यानी कि निम्न घनत्व होगा। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण में निम्न घनत्व और निम्न दाब वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे विरलन कहलाता है, यानी कि रेयरफैक्शन कहलाता है। या आप सभी इसको ऐसे भी कह सकते हो कि विरलन तभी प्रोड्यूस होगा, तभी उत्पन्न होगा जब क्या होगा सर, घनत्व कम होगा और साथ ही साथ दाब भी क्या होगा, कम होगा। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संचरित कौन होगा, संपीड़न और विरलन के रूप में? तो भाई मेरे आप सभी जो कहते हो कि गुरुजी ध्वनि जो है वो एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, तो ध्वनि आपका जब भी एक जगह से दूसरे जगह प्रोपेगेट करता है तो वो किस रूप में करता है? तो सर संपीड़न और विरलन के रूप में करता है। किस रूप में करता है? संपीड़न और विरलन के रूप में करता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग अनुप्रस्थ तरंग की बात करते हैं, संचरण की, तो हम सभी कहते हैं सर ये शीर्ष और गर्त के रूप में जाता है। तो जब भी अनुप्रस्थ तरंग प्रोपेगेट करता है तो वो आपका कुछ इस डायरेक्शन में करता है, यानी कि ये कुछ इस तरह से प्रोपेगेट करता है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, ये जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इंग्लिश में इसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट कहते हैं। और साथ ही ये जो आप नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये क्या है सर? गहराई वाला पार्ट है। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो सर आप इसको गर्त कहेंगे। क्या कहेंगे सर? गर्त कहेंगे। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रफ कहते हैं। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग जब भी एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो किस रूप में जाएगा? तो सर शीर्ष और गर्त के रूप में जाएगा, यानी कि क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इस रूप में कौन सा तरंग संचरित होगा? तो भाई मेरे आप सभी कहते हो कि गुरुजी प्रकाश जो है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग भी है और यांत्रिक तरंग तो है ही, साथ ही साथ क्या है? अनुप्रस्थ तरंग भी है। तो भाई मेरे प्रकाश तरंग जब भी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होगा तो किस रूप में होगा? तो सर शीर्ष और गर्त के रूप में होगा। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया कि यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। और ये जब भी प्रोपेगेट करेगी तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में संपीड़न और विरलन के रूप में जाएगी और अनुप्रस्थ तरंग के रूप में शीर्ष और गर्त के रूप में जाएगी। आप सभी ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे? कि दो कर्मागत शीर्ष और दो कर्मागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या बोला जाता है? तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये आपका पहला शीर्ष है और ये क्या है सर? दूसरा शीर्ष है और ये इसका क्या हो जाएगा सर? दूसरा गर्त हो जाएगा। तो इस वाले शीर्ष से लेकर के यहाँ तक का, यानी कि ये वाला जो आपका लंबाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि तरंग दैर्ध्य को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। ना हो तो मैं यहाँ पे एरो डाल करके लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सर इसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? तो सर दो कर्मागत शीर्ष है। आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे तो एक गर्त ये है और दूसरा गर्त ये है। तो भाई मेरे आप इसको भी कहेंगे कि दो कर्मागत गर्त की जो बीच की दूरी होगी ये भी क्या कहलाएगी? तो तरंग दैर्ध्य ही कहलाएगी, यानी कि वेवलेंथ ही कहलाएगी। और आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तरंग का प्रोपेगेशन होगा, यानी कि दोनों गर्त के बीच में जो तरंग की लंबाई होगी वो क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। आप कहेंगे सर ये तो अनुप्रस्थ तरंग की बात हो गई, लेकिन हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग में कैसे तरंग दैर्ध्य पता करेंगे? तो बड़ा ही आसानी से कह सकते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग जब भी आपका प्रोपेगेट होगा तो संपीड़न और विरलन के रूप में होगा। किस रूप में होगा? संपीड़न और विरलन के रूप में होगा। तो अब यहाँ पे भी आप वही कंसेप्ट लागू करेंगे कि दो लगातार संपीड़न और दो लगातार विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये आपका संपीड़न वाला एरिया है और ये भी क्या है सर? संपीड़न वाला एरिया है। तो दो कर्मागत संपीड़न, तो दो कर्मागत संपीड़न क्या होगा? पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। तो सर ये वाला जो दूरी होगा इसको आप क्या कहेंगे? तो सर तरंग दैर्ध्य कहेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी एक विरलन हमारा ये है और दूसरा विरलन हमारा ये है। तो सर ये दोनों जो विरलन की बीच की लंबाई होगी, इस दोनों विरलन की बीच की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगा? तो सर तरंग दैर्ध्य कहलाएगा, यानी कि लेमडा कहलाएगा। तो आप बड़े ही आराम से वेवलेंथ के बारे में, तरंग दैर्ध्य के बारे में ये कह सकते हो कि दो कर्मागत शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी या फिर दो कर्मागत संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्ध्य कहलाएगी, वेवलेंथ कहलाएगी। अब आप सभी कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया कि तरंग दैर्ध्य क्या होता है और साथ ही साथ अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग किस रूप से एक जगह से दूसरे जगह गमन करते हैं।
अब आप कहेंगे कि ये बताओ कि तरंग का वेग क्या होता है, तो आइए उसकी भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं तरंग के वेग की। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरंग का वेग क्या होगा, तो सर जिस वेग से तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाएगा वही क्या कहलाएगा, तरंग का वेग कहलाएगा। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि तरंग का वेग क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि जब तरंग एक जगह से दूसरी जगह जाएगा उसका अपना कुछ ना कुछ वेग होगा, स्पीड होगा, और वही वेग क्या कहलाएगा, तो तरंग का वेग कहलाएगा। ध्यान में रखेंगे कि तरंग के वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर v से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी तरंग का जो वेग होता है वो किसके बराबर होता है, तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि किसी भी तरंग का वेग का क्या फॉर्मूला होता है, आप क्या कहेंगे, आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य होता है। ध्यान में रखिएगा कि आवृत्ति को हम लोग न्यू या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि तरंगदैर्घ्य को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी ये भी कह सकते हैं कि सर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो न्यू इंटू लेमडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आप न्यू के बदले एफ भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आवृत्ति को हम लोग न्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी, और आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसीलिए। तो आप सभी कह सकते हैं कि गुरुजी जब हम v इक्वल्स टू आवृत्ति गुना तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं, तो यहाँ से तो हम तरंगदैर्घ्य भी निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और आप सभी कह सकते हैं कि जब हमको हमारे क्वेश्चन में तरंग का वेग दिया हुआ रहेगा और आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य में से कोई एक चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो हम तीसरा चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप इस फॉर्मूला से ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v बटा न्यू हो जाएगा। v क्या है, तो सर तरंग का वेग है। v क्या है, तरंग का वेग है, जबकि जो आपका न्यू है ये क्या है, तो सर तरंग का आवृत्ति है। तो बड़ा ही शौक से आप कह सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, तरंग का वेग बटा आवृत्ति हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप लेमडा इक्वल टू v बाई न्यू कह सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v बटा लेमडा हो जाएगा। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो तरंग का वेग बटा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तरंग का वेग बटा तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, तरंग के वेग के लिए फॉर्मूला हो जाता है। साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट आप सभी ने तरंगदैर्घ्य को डिस्कस करा है, तो आपने क्या देखा कि सर तरंगदैर्घ्य जो है वो दो कर्मागत शीर्ष और गर्त के बीच या फिर दो कर्मागत संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी होती है। तो दूरी का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर मीटर होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि तरंगदैर्घ्य का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, आप क्या कहेंगे कि सर जो दूरी का यूनिट होता है वही क्या होगा, वेवलेंथ का भी यूनिट होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी लेमडा का जो यूनिट होगा यानी कि मात्रक होगा वो क्या होगा, तो सर मीटर होगा। क्या होगा सर, मीटर होगा। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। अब आप सभी कहेंगे कि सर इसको तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे जो आपने बार बार आवृत्ति शब्द का यूज़ किया है, तो आवृत्ति क्या है। ध्यान में रखेंगे कि आवृत्ति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और बड़ा ही सरल सा चीज़ है, किसी भी कणों के गति का जो बार बार रिपीटेशन होता है, दोहराव होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी कणों का जो गति का रिपीटेशन होता है, कोई भी कण अगर कंपन करेगा तो वो अपने गति को बार बार दोहराएगा। तो सर ये गति जो बार बार दोहराया जा रहा है यही क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और ध्यान में रखेंगे कि आवृत्ति को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर आवृत्ति को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या क्वेश्चन के अनुसार आप कोई और चीज़ से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हम लोग न्यू या फिर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान में रखेंगे जब आप ये कह रहे हैं कि सर आवृत्ति जो है वो किसी भी कणों के द्वारा उसके गति का दोहराव है, तो हम सभी ध्वनि के बारे में ये कहते हैं कि ध्वनि जब भी उत्पन्न होगा, ध्वनि जब भी उत्पन्न होगा तो क्या होगा, तो सर कंपन के थ्रू उत्पन्न होगा, यानी कि वाइब्रेशन के थ्रू उत्पन्न होगा। तो अब ध्वनि जब उत्पन्न हो रहा होगा तो वहाँ पे सर प्रति सेकेंड कंपन हो रहा होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर प्रति सेकेंड कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं।
प्रति सेकेंड कंपन को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कंपन में संपीड़न और विदलन होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई मेरे। जब आप कहते हो कि गुरुजी ध्वनि तरंग जो है वो संपीड़न और विदलन के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि एक संपीड़न और एक विदलन को ही क्या बोला जाता है, कंपन बोला जाता है। एक संपीड़न और एक विदलन को ही क्या बोला जाता है, कंपन बोला जाता है। अब यही संपीड़न और विदलन अगर ध्वनि प्रोपेगेट करते रहेगा तो ये बार बार रिपीट होते रहेगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर संपीड़न और विदलन का होना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। और जब अनुप्रस्थ तरंग की बात की जाएगी तो आप सिंपल वे में कह सकते हो कि सर एक शीर्ष और एक गर्त का होना क्या कहलाएगा, कंपन कहलाएगा। और यही चीज अगर लगातार होते रहेगा तो हम लोग कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग का प्रोपेगेशन हो रहा है। किस रूप में? तो सर शीर्ष और गर्त के रूप में। तो ये शीर्ष और गर्त क्या होगा, लगातार बनते रहेगा। तो सर लगातार बनते रहेगा तो इसको आप इन द सेंस कंपन भी कह सकते हो। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एक संपीड़न और एक विदलन का होना क्या कहलाएगा, कंपन कहलाएगा। एक शीर्ष और एक गर्त का होना क्या कहलाएगा, कंपन कहलाएगा। तो आप बड़े ही आसानी से ये कह सकते हो कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मतलब सीधा सा होता है कि किसी भी कणों के गति का दोहराव क्या है। और बस यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड भाषा में याद रख लेना है कि किसी भी कण के द्वारा एक सेकेंड में अपनी गति को, किसी भी कण के द्वारा एक सेकेंड में अपनी गति को जितना बार दोहराया जाता है वही क्या कहलाता है, तो सर उस कण का आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आप ये कह रहे हो कि किसी भी कण के द्वारा एक सेकेंड में अपनी गति को जितना बार दोहराया जाता है वो आवृत्ति कहलाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपन होने के लिए आपके पास कितना समय है, तो सर 1 सेकेंड समय है। तो एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोला जाता है, तो सर उसको आवर्तकाल बोला जाता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी कण के एक कंपन को पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोला जाता है, आवर्तकाल बोला जाता है। या फिर इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इंग्लिश में इसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि किसी भी कण के आवर्तकाल और आवृत्ति में क्या होता है, संबंध होता है। क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या है, तो आप सभी याद रखना कि आवृत्ति जो है यानी कि न्यू जो होता है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप ये लिख सकते हो न्यू इक्वल टू 1/t। क्या लिख सकते हो, न्यू इक्वल टू 1/t। मेरे मित्र आप इसी को लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि सर आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवृत्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/आवर्तकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/आवर्तकाल हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा आवर्तकाल क्या होता है, तो किसी भी कण का एक कंपन पूरा होने में जो समय लगता है वही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि जरा सा ये बताओ कि आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे न्यू इक्वल टू 1/t होता है, या आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, 1/आवर्तकाल होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है। ध्यान में रखिएगा कि जब आप यहाँ पे न्यू इक्वल टू 1/t कह रहे हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर न्यू और t को जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि आवृत्ति गुना आवर्तकाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आवृत्ति गुना आवर्तकाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर 1/न्यू हो जाएगा। t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/न्यू हो जाएगा। तो जब आपसे कोई ये पूछे कि आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि t इक्वल टू 1/न्यू होता है। आवृत्ति क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे 1/आवर्तकाल होता है। ध्यान में रखिएगा कि आवर्तकाल का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं सर ये तो टाइम पीरियड है, तो टाइम का जो यूनिट होगा वही आवर्तकाल का यूनिट होगा। तो सर आप कह सकते हैं कि आवर्तकाल का यूनिट सेकेंड होता है। आवर्तकाल का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SEC से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आवृत्ति का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आवृत्ति का नया यूनिट हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का नया यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आवृत्ति का पुराना यूनिट क्या होता है, तो आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि गुरुजी ध्वनि जो है वो कब प्रोड्यूस होगा, कंपन के चलते प्रोड्यूस होगा। तो 1 सेकेंड में जितना कंपन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो मेरे मित्र आप ये भी कह सकते हो कि कंपन प्रति सेकेंड, क्या कह सकते हो, कंपन प्रति सेकेंड ये क्या है, तो सर आवृत्ति का पुराना मात्रक है। तो आप इस चीज़ का कंठाग्र कर लेंगे कि जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या है, यानी कि ओल्ड यूनिट क्या है, आप कहेंगे कंपन पर सेकेंड, और नया यूनिट क्या है, आप कहेंगे हर्ट्ज।
मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि चलो सर हमने तरंग का वेग भी समझ लिया, आवृत्ति भी समझ लिया, अब ये बता दो कि ये ध्वनि तरंग का परिसर क्या होता है। आइए उसकी भी चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ध्वनि तरंग के परिसर की। ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसको इंग्लिश में हम लोग रेंज ऑफ साउंड वेव कहते हैं। और आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि जो ध्वनि तरंगें होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका अवस्रव ध्वनि तरंग। पहला कौन सा होता है? अवस्रव ध्वनि तरंग। ध्यान में रखिएगा, इसको आप सिर्फ अवस्रव तरंग भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इंग्लिश में इसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं, या फिर हम लोग इसको इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि दूसरा होता है आपका पराश्रव ध्वनि तरंग। दूसरा क्या होता है? पराश्रव ध्वनि तरंग। और इसको भी आप सिंपल रूप में पराश्रव तरंग भी कह सकते हैं या फिर पराश्रव ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहते हैं। और तीसरा होता है आपका श्रव ध्वनि तरंग। तीसरा क्या होता है? श्रव ध्वनि तरंग। ध्यान में रखेंगे कि श्रव ध्वनि तरंग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसको हम लोग इंग्लिश में ऑडिबल साउंड वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड वेव कहते हैं। बस आपको इसका रेंज याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो अवस्रव ध्वनि तरंग होती है, यानी कि जो इंफ्रासोनिक साउंड वेव होता है, इसका रेंज कितना होता है? तो सर ये जो है ये 20 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें होती है। हमेशा ध्यान में रखना है कि जो अवस्रव ध्वनि तरंगें होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो सर 20 हर्ट्ज के नीचे होती है। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो पराश्रव ध्वनि तरंग होती है इसकी आवृत्ति का परिसर क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे कि इसकी आवृत्ति का परिसर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर का होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वैसी ध्वनि तरंगें जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, क्या कहलाएगी? पराश्रव ध्वनि तरंग कहलाएगी या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड वेव कहलाएगी। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है कि वैसी ध्वनि तरंगें जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज के नीचे हो क्या कहलाएगी? आप कहेंगे अवस्रव ध्वनि तरंगें कहलाएगी। और वैसी ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हो क्या कहलाएगी? तो सर पराश्रव ध्वनि तरंग कहलाएगी। साथ ही ध्यान में रखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? श्रव ध्वनि तरंग, यानी कि वैसा ध्वनि तरंग जिसको हम सभी सुन सकते हैं। और आप सबों को मालूम होगा कि जो ऑडिबल साउंड वेव होता है उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होता है? तो सर इसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर हम वैसे ही ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का होगा। और ध्यान में रखिएगा, ना तो आप 20 हर्ट्ज के नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं और ना ही आप 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो आवृत्ति वाला ध्वनि तरंग होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को सुन सकते हैं। तो बस आपको इस तीनों ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति का रेंज है इसको याद रखना है। और इससे संबंधित आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको ये चीज़ याद रहता है तो आप वहाँ पे आसानी से जवाब दे पाएंगे। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि एक तरंग का वेग v है, आवृत्ति f है और तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है, तो इन तीनों में क्या संबंध होगा? और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, आप सभी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है यानी कि जो न्यू होता है और साथ ही साथ जो आवर्तकाल होता है जिसको हम लोग कालावधि भी बोलते हैं, इन दोनों में क्या संबंध होता है। आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अगर क्वेश्चन के ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे हम लोग आवृत्ति को म्यू ले लें, आवृत्ति को क्या ले लें सर? म्यू ले लें, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर क्वेश्चन के अनुसार म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल्स टू 1/t। लेकिन आपके ऑप्शन में यहाँ पे आवृत्ति इक्वल टू तो नहीं पूछा जा रहा है,
आपसे पूछा जा रहा है t इक्वल टू क्या होगा, आप क्या कहेंगे? बड़ा ही आसान है गुरुजी, जब हम म्यू इक्वल टू 1/t कह सकते हैं तो म्यू t इक्वल टू क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं। तो फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/μ हो जाएगा। आप देखिए कि आपके किस ऑप्शन में ये रिलेशन है। आप सभी कहेंगे सर ये रिलेशन ऑप्शन नंबर डी में है, तो सही आंसर भी क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकेंड है। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में सीधे सीधे हमसे पूछा जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा इक्वल टू व्हाट, जबकि आवृत्ति कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी न्यू दिया हुआ है हमारा 840 हर्ट्ज, साथ ही साथ तरंग का वेग कितना दिया हुआ है? तो तरंग का वेग दिया हुआ है 380 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए आप यहाँ से लेमडा नहीं निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि सर अभी जस्ट पढ़े v इक्वल्स टू क्या होता है? तो न्यू इंटू लेमडा होता है। हमसे पूछा जा रहा है लेमडा क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/न्यू हो जाएगा। तरंग का वेग कितना है? तो गुरुजी 380 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे आवृत्ति कितना है? तो 840 है। तो जब आप 380 को 840 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 0.45 के आसपास, यानी कि हमारा जो तरंग दैर्घ्य होगा वो कितना होगा? तो 0.45 मीटर होगा। और आपका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड के वेग से यात्रा करती है। तो वेग कितना हो गया? 339 मीटर पर सेकेंड। साथ ही तरंग दैर्घ्य कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी लेमडा दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आवृत्ति क्या होगा? न्यू इक्वल टू व्हाट? आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स टू न्यू इंटू लेमडा, और न्यू क्या हो जाएगा? तो सर v/लेमडा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कहेंगे कि सर 339 तरंग का वेग कितना है? तो सर 339 मीटर पर सेकेंड, और लेमडा हमारा कितना है? तो सर 1.5 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे आपका जो लेमडा है उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे सर? 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5/100 लिख दे तो आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये 339 क्या हो जाएगा? गुना 100/1.5 हो जाएगा। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप कहेंगे सर ऊपर एक जीरो चला जाएगा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 22,600 हो जाएगा। यानी कि तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो सर 22,600 होगी। सही आंसर क्या होगा? तो सर ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी तरंग की आवृत्ति 2 गुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है मूल का 3 गुना, दूसरा ऑप्शन है मूल का 2 गुना, तीसरा ऑप्शन है मूल का 1/3, चौथा ऑप्शन है मूल का आधा। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाता है तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट पढ़े v इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू लेमडा होता है। यानी कि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? तरंग का वेग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि तरंग दैर्घ्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/न्यू हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तब तरंग दैर्घ्य क्या होगा? आप कहेंगे सर बड़ा ही सिंपल है, जब हम लेमडा इक्वल टू v/n कह सकते हैं तो यहाँ पे आवृत्ति को 2 गुना कर रहे हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v/2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v/2n हो जाएगा। और आप ये कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 1/2 इंटू v/न्यू। यानी कि क्या हुआ इसका मतलब कि जब आप आवृत्ति को 2 गुना करेंगे तो जो आपका तरंग दैर्घ्य है वो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी
आपसे पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 16 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 8 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है 25 हर्ट्ज। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग आवृत्ति इक्वल टू कंपन पर सेकेंड भी कहते हैं, यानी कि कंपन बटा सेकेंड भी कहते हैं। अच्छा, आपके क्वेश्चन में कितना कंपन दिया हुआ है? तो सर हमारे क्वेश्चन में 40 कंपन दिया हुआ है। 40 कंपन कितना देर में पूरा हो रहा है? तो सर 2.5 सेकेंड में पूरा हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे आवृत्ति इक्वल टू हो जाएगा 40 बटा 2.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा सर? 0 चला जाएगा। 25 16 ही कितना होता है सर? 400 होता है, यानी कि आवृत्ति कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 16 हर्ट्ज हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शिखर और 40 गर्त बनते हैं, तरंग की आवृत्ति ज्ञात करें। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 120.40 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 300 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 133.33 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक स्रोत तरंग से 0.3 सेकेंड में 40 शीर्ष और 40 गर्त बन रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो तरंग है उसकी आवृत्ति कितनी होगी। आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग यहाँ पे ये तो समझ पा रहे हैं कि टाइम हमारा 0.3 सेकेंड है। टाइम कितना है? 0.3 सेकेंड है, जबकि हमारी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यहाँ पे 0.3 सेकेंड में 40 शीर्ष बन रहा है और 40 गर्त बन रहा है। तो जरा सा आप ये बताइए कि शीर्ष और गर्त के रूप में कौन सा तरंग संचरित होता है? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि शीर्ष और गर्त के रूप में अनुप्रस्थ तरंग संचरित होता है। तो यहाँ पे कौन सी तरंग की आवृत्ति पूछी जा रही है? आप कहेंगे सर अनुप्रस्थ तरंग की आवृत्ति पूछी जा रही है। अभी जस्ट मैंने आपको ये भी बताया है कि जब एक शीर्ष और एक गर्त बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो सर एक कंपन बोला जाता है। और अगर एक संपीड़न और एक विदलन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? तो सर एक कंपन बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 40 शीर्ष और 40 गर्त बन रहा है तो यहाँ पे कंपन कितना हो रहा है? तो सर 40 बार हो रहा है। कितना हो रहा है? 40 बार हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी यहाँ पे कंपन जो है वो कितना है? तो सर 40 है। और ये कितना देर में हो रहा है? तो सर 0.3 सेकेंड में हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति क्या होगा? बताइए ना बनेगा? आप कहेंगे सर अभी ना पढ़े हैं। आवृत्ति इक्वल टू होता है कंपन बटा सेकेंड। क्या होता है? कंपन बटा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? कंपन है 40 और कितना देर में हो रहा है? 0.3 सेकेंड में। पॉइंट हटाएंगे चला तो क्या हो जाएगा? ऊपर एक 0 चला जाएगा। ये हो जाएगा 400 बटा 3। सॉल्व करोगे तो ये 133.33 हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति कितना होगा? तो सर 133.33 हर्ट्ज होगा। सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन में 40 शीर्ष या 40 गर्त मिले या फिर 40 संपीड़न या 40 विदलन मिले तो आप सभी समझ जाना कि जब भी एक संपीड़न या एक विदलन होगा तो एक कंपन कहलाएगा, या फिर एक शीर्ष या एक गर्त होगा तो क्या कहलाएगा? एक कंपन कहलाएगा। अब अगर आपको कह दे कि 50 शीर्ष है और 50 गर्त है तो मतलब कंपन की संख्या 50 है। 60 संपीड़न है और 60 विदलन है, मतलब कंपन की संख्या क्या है? 60 है। हमेशा ध्यान में रखना है कि शीर्ष और गर्त तभी बनेगा जब एक बार कंपन होगा, संपीड़न और विदलन तभी होगा जब एक बार कंपन होगा। और अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो कंपनों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि 500 हर्ट्ज आवृत्ति का स्रोत 0.4 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्सर्जित करता है। तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यू इक्वल टू कितना है सर? तो 500 हर्ट्ज है, यानी कि आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 500 हर्ट्ज दिया हुआ है। साथ ही साथ लेमडा तरंगदैर्घ्य कितना दिया हुआ है? तो गुरुजी 0.4 मीटर दिया हुआ है। फिर क्या कहा जा रहा है कि तरंग को 600 मीटर की दूरी तय करना है, यानी कि दूरी कितना तय करना है इसको? तो सर 600 मीटर तय करना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 600 मीटर दूरी तय करने में इसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि t इक्वल टू वाट, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे कि सर हम सबों को मालूम है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? तो सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बटा टाइम।
क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बटा स्पीड। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। आप कहेंगे कि सर हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है, जबकि हमको टाइम निकालने के लिए स्पीड चाहिए। तो किसकी स्पीड चाहिए, तो सर ध्वनि तरंग का स्पीड चाहिए। भाई मेरे, आपको यहाँ पे आवृत्ति दिया हुआ है और तरंग दैर्घ्य दिया हुआ है, तो क्या आप यहाँ से ध्वनि तरंग का वेग नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, तो सर पहले हमको ध्वनि तरंग का वेग निकालना होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि सर अभी जस्ट पढ़े v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है। तो हम कह सकते हैं कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आवृत्ति के जगह 500 रखेंगे, अगुना लेमडा आपका कितना है 0.4 मीटर, तो लीजिए 0.4 यहाँ पे रख दे रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा सर 10 हो जाएगा, ये जीरो इसके साथ सेटल हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 50 चौका 200, कितना हो जाएगा 200, यानी कि तरंग का वेग कितना है, तो सर 200 मीटर पर सेकेंड है। कितना है, 200 मीटर पर सेकेंड। और इसी वेग से अगर तरंग चलेगा तो 600 मीटर की दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा? आप कहेंगे सर अब तो आसानी से बन जाएगा। डिस्टेंस हमारा कितना है, तो डिस्टेंस है 600 मीटर। स्पीड आपने कितना निकाला है सर, 200 मीटर पर सेकेंड। तो लीजिए 600 बटा 200, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 तिया 6, यानी कि कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे गुरुजी 3 सेकंड का समय लगेगा। कितना लगेगा, 3 सेकंड का। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 500 मीटर पर सेकंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, समय अंतराल डैश होगा। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में आवृत्ति दिया हुआ है 20 हर्ट्ज। कितना दिया हुआ है, 20 हर्ट्ज, जबकि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो समय अंतराल क्या होगा, t इक्वल टू व्हाट। और हम सबों ने अभी जस्ट देखा है कि आवृत्ति जो है वो क्या होता है, आवर्तकाल के व्युत्क्रम होता है, यानी कि न्यू इक्वल टू हम लोग 1/t लिखते हैं। तो हम लोग आवृत्ति गुना आवर्तकाल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि सर t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/न्यू हो जाएगा, यानी कि 1/आवृत्ति हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में आवृत्ति दिया हुआ है और आवर्तकाल पूछा जा रहा है, तो ना बनेगा। आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 1/20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05 सेकेंड, यानी कि आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 0.05 सेकेंड हो जाएगा। और सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप में से कुछ मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो ध्वनि तरंग का चाल भी दिया हुआ है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। काहे, क्योंकि आपसे सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि आवृत्ति जब 20 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितना होगा। तो आपको यहाँ पे तो आवृत्ति और आवर्तकाल में ही रिलेशन देखना है, बाकी कुछ भी रहे उससे आपको क्या मतलब है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि लंगर डालकर रोकी हुई नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंग दैर्घ्य 125 मीटर है, चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकेंड है, नाव के हिलने की आवृत्ति क्या है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है 0.20 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 625 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 100 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 250 हर्ट्ज। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर क्वेश्चन में पहले ही कहा जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य कितना है, तो सर 125 मीटर है, साथ ही साथ तरंग की जो चढ़ाव है यानी कि गति है वो कितना है, तो सर 25 मीटर पर सेकेंड है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिलने की आवृत्ति क्या होगी, यानी कि न्यू इक्वल टू व्हाट। नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा। क्या कहेंगे कि v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है। हमको न्यू निकालना है, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, v/लेमडा हो जाएगा। आपका वेग कितना है, तो सर 25 है। तरंग दैर्घ्य कितना है, तो सर 125 है। तो सर 25 पचे क्या हो जाता है, 125 होता है, तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 0.20, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आवृत्ति कितना होगा, आप क्या कहेंगे 0.20 हर्ट्ज हो जाएगा। और सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही आसान सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बताइए ना बनेगा,
आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति है वो कितना दिया हुआ है सर, तो न्यू इक्वल टू दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। आपसे पूछा जा रहा है आवर्तकाल इक्वल टू व्हाट, क्या कहेंगे कि सर टी इक्वल टू हो जाएगा 1/न्यू, और हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर जो हमारा आवर्तकाल होगा वो कितना होगा 0.2 सेकेंड। तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि कंपन कर रही वस्तु का समय अंतराल 0.04 सेकेंड है तो तरंग की आवृत्ति डैश होगी। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे क्वेश्चन में समय अंतराल 0.04 सेकेंड दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है आवृत्ति इक्वल टू व्हाट। हम सबों को मालूम है आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, तो 1/आवर्तकाल होता है, यानी कि 1/t होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/0.04। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 को 0 आ जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति कितना होगा, तो सर 25 हर्ट्ज होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि अवस्रव या इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति डैश है। आप सभी कहेंगे कि सर हमसे पूछा जा रहा है अवस्रव ध्वनि तरंग यानी कि इंफ्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है। आप कहेंगे सर 20 हर्ट्ज से नीचे। इसकी आवृत्ति कितनी होती है 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। तो आप देखिए आपके किस ऑप्शन में आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि सर ये चीज़ हमारे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे। आपसे पूछा जा रहा है कि बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 100 डेसिबल, दूसरा ऑप्शन है 0 डेसिबल, तीसरा ऑप्शन है 10 डेसिबल, चौथा ऑप्शन है 25 डेसिबल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिल्कुल ही मंद ध्वनि जिसको आप सुन नहीं सकते हैं उसका तीव्रता स्तर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर तीव्रता स्तर 0 डेसिबल होगा। तो सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कि सर डेसिबल होता है। और ध्यान में रखेंगे कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि तीव्रता कितनी है। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि तीव्रता कितनी है। आप कहेंगे सर 60 डेसिबल। कितना है 60 डेसिबल, यानी कि इतना डेसिबल तक का जो ध्वनि होगा वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। लेकिन अगर ध्वनि की डेसिबल 80 से ऊपर चला जाए तो वो आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। और अगर ध्वनि की तीव्रता 150 डेसिबल से ऊपर चला जाए तो आप पागल होने की स्थिति में हो जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 200 हर्ट्ज, चौथा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग होती है जिसको आप पराश्रव्य ध्वनि तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पराश्रव्य ध्वनि तरंग, इसकी आवृत्ति कितनी होती है। आप क्या कहेंगे सर, अभी जस्ट हम लोगों ने इसी सेशन में देखा है कि जो पराश्रव्य तरंग होती है उसका जो आवृत्ति होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी कंसेप्ट और क्वेश्चन थे उसको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।